हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 2 यानी एप्लीकेशन पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि IR स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं और IR स्पेक्ट्रा के एप्लीकेशन किन किन फील्ड्स में होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उसको पहले देख लीजिए सो दैट बेसिक प्रिंसिपल जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में हमने देखा था कि किसी भी सैंपल से जब हम IR रेडिएशन पास करते हैं तो फिर वो सैंपल जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उस फ्रीक्वेंसी का जिस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन एनर्जी से वो वाइब्रेट कर सके। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी बहुत कम होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं कर सकते उसमें, तो इसलिए सिर्फ एटम या मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, उसमें भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से ही वाइब्रेशन होता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से वाइब्रेशन होता है हम ये फ्रीक्वेंसी स्विप करते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बजाय हमने वेव नंबर लिया है जो ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए। जैसे हम जानते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, दैट मीन्स वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर। ठीक है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो ये एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी स्वीप है। ठीक है, तो हमें IR रेडिएशन से IR स्पेक्ट्रा जो मिलते हैं वो 4000 से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स के वेव नंबर में हमें मिलते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो यहाँ पर हमने सबसे सिंपल मॉलिक्यूल हेक्सेन का स्पेक्ट्रा लिया है। हेक्सेन जैसा कि आप जानते हैं कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड। ओके, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो हेक्सेन के मॉलिक्यूल में हमें जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं बेसिकली वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के वाइब्रेशन से मिलते हैं। ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करके हम ये जानेंगे सबसे पहले कि कार्बन जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वाइब्रेशन किस किस रीजन्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने जो ग्राफ लिया है परसेंटेज ट्रांसमिशन और वेव नंबर के बीच में, इसके बारे में भी पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल से समझाया था। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्यों लिया है? क्योंकि जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा उतना ही कम रेडिएशन ट्रांसमिट होगा। ठीक है, जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा उतना ही कम ट्रांसमिट होगा। यानी कि मान लीजिए ये हमारा सब्सटेंस है, इससे हमने रेडिएशन पास की और इसने कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं किया, तो कुल मिला के उसने जो रेडिएशन ट्रांसमिट किया वो हमें लगभग 100% ट्रांसमिटेंस मिलेगा, क्योंकि इसमें उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट इस कंपाउंड को है वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है, जो ट्रांसमिटेंस मिलता है वो 100% मिलता है। लेकिन मान लीजिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी आई जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट के एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस मॉलिक्यूल को है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी लेगा, उससे मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होगा। तो इससे जो ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस का रेसिप्रोकल है, यानी जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही कम लाइट ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा, कम इधर, तो इसलिए हमें ये डिप जैसा दिखता है। मैंने आपको और भी समझाया था पिछली बार भी कि ये जो डिप आपको दिख रहे हैं, ये डिप क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, और ये जो एब्जॉर्ब हो रही है रेडिएशन, तो इसके कारण ट्रांसमिट कम हो रही है, तो ये हमें एक डिप के तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हम इस पूरे रीजन को पहले तो 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग में? 4000 से लेकर 1650 तक का जो रीजन होता है, ये रीजन जो है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। ओके, और 1615 से लेकर 600 तक का जो रीजन होता है ये होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन
इसे फंक्शनल ग्रुप रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजुअली जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप, वो सारे फंक्शनल ग्रुप इस रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है। और यहाँ फिंगरप्रिंट या फिर अगर हम CH बॉन्ड के में देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन में हो रही है। और ये जो है फिंगरप्रिंट रीजन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें इतना सिंपल भी नहीं होता जितना दिख रहा है आपको। तो इसमें बहुत सारे आपके ग्राफ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, अगर कंपाउंड में ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो इस रीजन को हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है। इससे हमें पहचान में आता है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है। हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड के डाटा, जो प्योर कंपाउंड के डाटा हैं, वो हम स्टोर्ड है। अगर इस रीजन के जो ग्राफ हैं उस पर सुपर इम्पोजिबल है, नहीं उसी के जैसे हैं एग्जैक्टली, तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई वो या कंपाउंड टॉल्विन है या वो जो है फिनॉल है या कुछ और है। तो ये पर्टिकुलर, जैसे फिंगरप्रिंट हर इंसान के अलग अलग होते हैं, वैसे फिंगरप्रिंट रीजन के जो ग्राफ हैं IR स्पेक्ट्रा के, वो हर कंपाउंड का अलग होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। ओके, तो अभी हम हेक्सेन पे आते हैं। हेक्सेन में हमें दिख रहा है कि यहाँ हमें 1 2 3 4 डिप्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो डिप है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन में है। ओके, करीब करीब ये है आपका 2950 पर। ठीक है, ये डिप जो है वो आपका 2950 पर है, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो डिप है ये होता है CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताया था, वाइब्रेशंस के टाइप भी बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप जाके उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको अभी के टर्म्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, सो यहाँ पर CH स्ट्रेचिंग के वजह से, स्ट्रेचिंग यानी वाइब्रेशन जो है वो आपके दो स्ट्रेचिंग भी हो सकते हैं या बेंडिंग भी हो सकते हैं। मुड़ना, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, खिंचना, जैसे इलास्टिक खींचता है, स्प्रिंग खींचता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। sp3 बॉन्ड जो है, यहाँ हम जानते हैं कि जैसे मीथेन है, आपके कार्बन के 4 वैलेंसी जो हैं ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं। ठीक है, तो sp3, अगर ये बॉन्ड का नेचर sp3 है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो वो उसका जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो होता है 2950। ठीक है, ये सेकेंड डिप जो हमें दिख रहा है। अब इसके बाद जो फिंगरप्रिंट रीजन के डिप्स हैं जो हमें दिख रहे हैं सर 2 3 4, ये सब जो हैं यूजुअली बेंडिंग वाइब्रेशन के। अब यहाँ हमें दिख रहे हैं 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, CH3 मिथाइल ग्रुप, CH2 मिथिलिन कहते हैं हम इसको, मिथिलिन ग्रुप। तो 2 CH3 हैं और 4 CH2 हैं। तो मिथाइल, यहाँ अगर मिथिलिन ग्रुप का बॉन्ड के बेंडिंग हो रही है, ओके, बेंडिंग वाइब्रेशन फॉर द मिथिलिन बॉन्ड, इट गिव्स द IR स्पेक्ट्रा एट 1450। यहाँ पर जो आपको सेकंड है, ये आपका आपके मिथिलिन ग्रुप के बेंडिंग के वजह से ये एब्जॉर्प्शन हमको मिलता है, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, और मिथिलिन ग्रुप का जो CH बॉन्ड है वो बेंड होता है। ओके, लाइकवाइज थर्ड है जो आपका CH बॉन्ड बेंडिंग, जो यहाँ मिथाइल ग्रुप के बेंडिंग के कारण, ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं इनकी जब बेंडिंग होती है वो 1380 पर होती है। ठीक है, ये, और आखिरी में CH ग्रुप यानी इसी मिथाइल ग्रुप की आपके रॉकिंग मूवमेंट भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है। रॉकिंग मैंने आपको समझाया था, जैसे रॉक चेयर होती है, रॉकिंग चेयर ऐसे 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 हिलती है ना रॉकिंग चेयर, तो उस तरीके से अगर फोर्स एक ही तरफ लगे दोनों मॉलिक्यूल में तो वो एक तरफ जाएगा फिर वापस आएगा। तो ये रॉकिंग वाइब्रेशन जो है वो 720 पर आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा देती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हेक्सेन। स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपाउंड के सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के को पता लगाने के भी काम आता है। सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि हम जानते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे कि ग्रुप फ्रिक्वेंसी, अभी हमने ग्राफ देखा था, तो हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन में, तो उसकी जो आपकी फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है 2950 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जो वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है 3050 पर। ओके, एंड ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो वाइब्रेट करता है 3300 पे।
ये ऐसा क्यों होता है, ये इनके वाइब्रेशन अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इन तीनों में, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो sp3 जितने ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ओके, तो इसमें हमें पता है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, कार्बन कार्बन के ही ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, उनके p ऑर्बिटल्स की और उसकी, तो ये जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यहाँ पर मोशन हो रहा है, वाइब्रेटिंग मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल पे होता है, जिसमें जो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, फोर्स कांस्टेंट जो है वो होता है 1/2πc k/μ, ओके, जहाँ k जो है वो आपका फोर्स कांस्टेंट है और ये जो है म्यू जो है रिड्यूस मास है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है, इनके जो डाइपोल मोमेंट जब हम निकालते हैं, यानी कि म्यू जब हम निकालते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि इनका जो चार्ज है Q इंटू आर, ओके। इन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, जो आर है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि IR रेडिएशंस में जो डाइपोल मोमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि कंपाउंड IR एक्टिव होगा या नहीं, ठीक है। कंपाउंड जो है वो हर कंपाउंड IR स्पेक्ट्रा नहीं देता, सिर्फ IR एक्टिव कंपाउंड ही IR स्पेक्ट्रा देते हैं। और IR एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं? जिनमें कुछ डाइपोल मोमेंट हो या जो IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद जिनके डाइपोल मोमेंट में कुछ चेंजेस हो, ओके। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करता है R पर। R मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो जितना कम R होगा, ओके, तो इतना ही कम ये होगा म्यू, और उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स होगा। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इन तीनों में, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट फॉर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी कि ये जो C ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका एब्जॉर्प्शन, उतने ही ज़्यादा वेव नंबर पे होगा, यानी उतनी ज़्यादा एनर्जी के रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर sp2, हियर sp2 उससे कम स्ट्रॉन्ग है, और फिर sp3। तो ये ऑर्डर है इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2950 थर्ड। तो आपको पता करना है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आप कैसे पता करेंगे? आपका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, यहाँ ये 4000 और ये 3000 और फिर बाकी के। तो ये जो 3000 है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ओके। तो यहाँ अगर ये जो 3000 की लाइन है, अगर इसके इस तरफ यानी 3000 से 4000 के बीच भी आपको पीक मिल रही है, तो इसका मतलब ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि ये 2950 पर है सिंगल बॉन्ड की पीक, यानी ये इससे लगभग लगी हुई पीक आती है सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। 3000 से थोड़ा पहले आती है, 2950 पर आ जाती है। तो अगर ये 3000 के इस तरफ है पीक आपकी, दैट मीन्स ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, ठीक है ये। और अगर 3000 से ज़्यादा है तो ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरीके से हमें फंक्शनल ग्रुप के जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें पता है, इसी के आसपास आनी चाहिए। जैसे OH है, वो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर अपना पीक देता है, ठीक है। इतने वेव नंबर पे इसका पीक आता है OH ग्रुप का। NH2 एमाइड ग्रुप का 3400 पे आता है, बेंजीन का 3060 पे आता है, SH का 2580 पे आता है, और ये CN साइनाइड का आपका 2250। इसी तरीके से सारे फंक्शनल ग्रुप के आपको लिस्ट मिल जाएंगे कि कौन से फ्रीक्वेंसी पर, कौन से वेव नंबर पर उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उनकी पीक्स आती हैं। तो इस तरीके से जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, किसी भी IR स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है स्केलेटन वाइब्रेशन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में ये जो स्केलेटन वाइब्रेशन है, यानी जो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है उसका जो स्केलेटन है वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, पहले आप इसको तय कर लीजिए। फिर फंक्शनल ग्रुप देखना है कि उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर फिंगरप्रिंट रीजन में वो, क्योंकि बेंडिंग वाइब्रेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बेंडिंग में आपका सीजरिंग हो सकता है, रॉकिंग हो सकता है। तो ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन के बहुत सारे ग्राफ आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो उसको आप फिर बाद में आप मैच कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पॉइंट्स की कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, सैचुरेटेड है कि नहीं है ना, कौन सा कंपाउंड है, ये आपको पता चल जाएगा फंक्शनल ग्रुप रीजन से। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द IR स्पेक्ट्रा। सो these are the factors affecting IR spectra: inductive effect, resonance effect and hydrogen bonding। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि आप जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ओके, किसी भी कंपाउंड में जो ग्रुप्स एडेड हैं, जो जुड़े हुए हैं ग्रुप्स, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उस पर डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है। ओके, COOH, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें हाइड्रोजन है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ और ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप की जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है ये आता है 1750 पर। ठीक है, 1750 पर हमको इसका जो स्पेक्ट्रा है वो मिलता है, यानी जो डिप है, वो एब्जॉर्प्शन पीक है, वो 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलती है। ठीक है, अगर इसी को हम चेंज कर दें मिथाइल ग्रुप से, अब जैसे कि हम जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट करता है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किसे कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट में जो ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पुल खींचता नहीं है, अपनी तरफ नहीं लेता है, बट इट इज़ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन। अब जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन में पोलैरिटी है यहाँ पर, तो लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चेंज हो जाता है, यानी कि ये आपका जो वेव नंबर है वो हो जाता है 1745। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस H को भी रिप्लेस कर दें CH3 से, तो ये हो जाता है 1715। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी आपका प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट कर रहा है और ये भी आपका प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट कर रहे हैं, तो इससे ये बॉन्ड इसका ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंडक्टिव इफेक्ट का असर है कि इंडक्टिव इफेक्ट के असर से प्लस आई इफेक्ट अगर है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा है आपके कंपाउंड में, तो फिर आपका जो वेव नंबर है वो रिड्यूस होते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट में जो वेव नंबर होता है वो रिड्यूस होता है, और क्योंकि जो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट लोअर हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो IR स्पेक्ट्रा का वेव नंबर है, मतलब एब्जॉर्प्शन पीक है, वो डिपेंड करता है फोर्स कांस्टेंट पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने अभी सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी देखा था कि जैसे बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, वो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉन्ड जब इसका यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो ये फोर्स कांस्टेंट रिड्यूस। इसी तरीके से अगर माइनस आई इफेक्ट हो, माइनस आई इफेक्ट के केस में क्या होगा, जो वेव नंबर है वो इंक्रीज होगा। अगर CH3 के जगह यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप यहाँ पर सिचुएटेड हो, तो यहाँ पर जैसे एमाइड वगैरह, तो ये जो है माइनस आई इफेक्ट एग्जिबिट करेगा, और माइनस आई इफेक्ट के वजह से क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो आपका वेव नंबर है जिस पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे 1750 है तो उससे ऊपर के वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो वेव नंबर इंक्रीज होगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का असर है। उसी तरीके से रेजोनेंस, रेजोनेंस जैसे आपको पता है कंजुगेशन, कंजुगेशन से शुरू करते हैं। कंजुगेशन आपने पढ़ा होगा कि जब अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, आपके सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट्स में होते हैं किसी कंपाउंड में, तो उसे कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं जब सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट में होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पे रहते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, और इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ पे असर होता है। बॉन्ड लेंथ डबल भी नहीं रहता, सिंगल भी नहीं रहता, वो डबल और सिंगल के बीच में 1.5 बॉन्ड लेंथ बन जाता है। ठीक है, तो कंजुगेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो कंजुगेशन अगर ज़्यादा है, तो अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो ये लोअर करता है फ्रीक्वेंसी को या वेव नंबर को जिस पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं हम
कि जैसे ये है आपका एसीटोन। एसीटोन की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो है 1715, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। एसीटोन जो है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, ठीक है। मिथाइल विनाइल कीटोन, अगर हम इसी के जगह CH3 के जगह यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, इसे हम कहते हैं मिथाइल विनाइल कीटोन, ठीक है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा 1690, मतलब हो जाएगा, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये कोई वैसा तथ्य नहीं है जो इसको हम इम्पोज किए हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ हम देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर देन डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में रीलोकलाइज हो जाएंगे, तो इसकी वजह से कंजुगेशन इफेक्ट होगा, और जिसकी वजह से ये जो इसकी वेव नंबर है, फ्रिक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है, वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एसिटोफिनोन को देखें, एसिटोफिनोन को देखें जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 1693 पर। ओके, यहाँ भी हम देख रहे हैं कंजुगेशन, यहाँ पर क्योंकि बेंजीन में तो है ही रेजोनेंस, और ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, तो इसका भी जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इस कंजुगेशन में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड लेंथ है C डबल बॉन्ड CO के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, सॉरी, ये क्योंकि डबल बॉन्ड रहता नहीं है, ये हो जाता है 1.5, ओके, जो कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। तो कॉन्जुगेशन से क्या होता है, कॉन्जुगेशन अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो ये जो आपके नॉर्मल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है उसको लोअर डाउन कर देगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर, अब इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई सारे कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अपने स्टेट में, नेचुरल स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रहते हैं, ठीक है। तो उन केस में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल आप जानते हैं सिंपल OH ग्रुप, अल्कोहल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3600, और फिनॉल की फ्रीक्वेंसी आपकी है 3400। अब इसमें क्या हुआ, अल्कोहल जो OH है, इसमें फिनॉल में भी कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पर 3400 एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है, और यहाँ पर 3600। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा आपका जो वेव नंबर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल बताएं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो डायमेरिक स्टेट में रहता है, नेचुरली डायमेरिक स्टेट में रहता है, दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो उस केस में भी उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1750 से वो रिड्यूस होके पहुंच जाती है 1700 पर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये सारे फैक्टर्स जो हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स ये हैं, ये फैक्टर IR स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अगर हमें IR स्पेक्ट्रा मिला है और उनमें ये फैक्टर है, मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट वाले कंपाउंड हैं या रेजोनेंस इफेक्ट है, तो यहाँ पर जो हमें एक्सपेक्टेड है कि इतना वेव नंबर पर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, उस एक्सपेक्टेड वेव नंबर पर एब्जॉर्प्शन होने के बजाय वो उससे कम या ज़्यादा पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। तो आइए लास्ट में हम फिर से समराइज करते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन एप्लीकेशंस हैं कि इससे हम किसी भी कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आइदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है। जैसे हमने शुरू में देखा कि अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एक पर्टिकुलर वेव नंबर पे आपका पीक आएगा, अगर अनसैचुरेटेड है तो दूसरे ऊपर आएगा। लाइकवाइज हम उसके स्ट्रक्चर, मतलब में से एक जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में पता लगा सकते हैं। सेकेंड इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कीटोन जो है वो अल्कोहल में चेंज हो रहा है, ओके। तो आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये पता लगा सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कितना कीटोन प्रेजेंट है,
ओके और वो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रिएक्शन होते जाएगा, कीटोन कम होते जाएगा, अल्कोहल बढ़ता जाएगा। और कितना अल्कोहल प्रेजेंट है, फिर अल्कोहल की मात्रा भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इन अ मिक्सचर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, आप उसमें पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं और उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है। इम्प्योरिटी डिटेक्शन, मान लीजिए कि आपके पास आपको कहा गया है कि ये प्योर कंपाउंड है, प्योर अल्कोहल है, प्योर एल्डिहाइड है, तो उसमें एल्डिहाइड के अलावा भी कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो आपको पता चल जाएगा इम्प्योरिटी डिटेक्शन से। ठीक है। जैसे कि आपने देखा है ब्रीथ एनालाइजर, मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं कि अल्कोहल लेकर आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो आपको ब्रीथ एनालाइजर से पता लगाया जाता है कि अल्कोहल लिया है पर्सन ने कि नहीं लिया है। तो वो जो ब्रीथ एनालाइजर है वो ये डिटेक्ट करता है कि OH फंक्शनल ग्रुप, उसमें भी IR स्पेक्ट्रोग्राफ लगा रहता है जो ये डिटेक्ट करता है कि उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। OH का पीक अगर आता है, स्पेसिफिक उसी के लिए बना रहता है, OH का पीक आ रहा है, इसका मतलब कि अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है। इसी तरीके से जो पॉल्यूटेंट्स मेज़र करते हैं गाड़ी का, उसमें भी आपके IR स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ होते हैं। इस तरीके से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे उपयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ, और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं सो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। और आप को पसंद आया अगर वीडियो, अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।